बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारी दुआएं, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, खुशियाँ पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ, पाक साफ़ रिज़्क पाएँ। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतों को चखने का अल्लाह ताला आपको मौका दे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि बहुत सारी नेमतें पड़ी होती हैं सामने और हम खाने की पोजीशन में नहीं होते। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। दायरे गैर में जो लोग रहते हैं, जब मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, उनकी ज़िंदगी में बाहर लेके आए, खुशियाँ लेके आए, सुकून लेके आए, क्योंकि अब मेरे हीरो वो हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान से मोहब्बत निभाते हैं, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। आज का जो मेरा वीलॉग है उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि वोट को इज़्ज़त दो, बड़ा एक नारा लगा था, लेकिन जिस तरह अब से कुछ 36 घंटे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वोट को थूक दो का नारा लगाया है, उससे मियां साहब को लगता है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि ऊन में कुछ भी हो जाए, उन्होंने नीचे सीधा उड़ा। और पूरे पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक हलकों में मियां साहब की हरकत के ऊपर बस थू थू की जा सकती है और क्या किया जा सकता है, बल्कि इतलात तो ये है कि उनकी अपनी पार्टी में भी एक बहुत बड़ी फूट जो है वो पड़ गई। चंद दिनों में उसको आपको नज़र आ जाएगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें वही जो आई हुई हैं शफा के हवाले से आई हैं, और कहा यह जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट हो सकता है उस पर कोई फ़ैसला दे और फिर वो आइनी अदालत में चली जाए, और आइनी अदालत में उस पर जो फ़ैसला है फिर वो प्रेसिडेंट बन जाए। यानी इमरान खान के लिए रास्ते हुकूमत ने बंद करने का जो रास्ता निकाला वो ये है। अब ये आइनी अदालतों पे कि उन्होंने देते पहले तो एक क्यों समझ आ जाती है कि भाई इन्होंने यही करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो जो तलवार ऐसे करके लटक रही है उससे बच जाएगी? ये मेरा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक ये है कि जो मैंने 2 दिन पहले बात की थी कि इमरान खान को वुज़रा जो थे पिम्स में लाने के लिए क्यों जोर लगा रहे थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक टॉक शो में यही बात की है। ये बड़ी खौफनाक बात है, इसे ईजी ना लें, एनू गल नू सुटना नहीं जाएगा कि ये बात है बस मैंने कह दी है। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी इस पे जो बात कर रहे हैं इसे सुनिएगा। और चौथी और आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जावेद लतीफ़ साहब का एक पॉडकास्ट, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकिशाफात किए हैं। वो पहले भी करते रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद अपने जो हैं वो सच बोलने पे आमादा हो गए, और जब अपने सच बोलने पे आमादा हो और अगर चारों तरफ से ये शुरू हो जाए तो समझ ले कि कोई ना कोई बात ज़रूर होती है जो होने जा रही होती है। लेकिन मैं अब आज के व्लॉग से पहले एक ज़रा दिलचस्प चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जारी है। लॉर्ड्स कहते हैं मुकद्दस तरीन क्रिकेट की ग्राउंड है, और वहाँ पे कोई भी मैच हो, कोई टेस्ट हो, वनडे हो, कुछ भी हो, T20 हो, वो बहरहाल हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है कि वो वहाँ पे खेले। कल जब लॉर्ड्स के अंदर पीटीवी बराह रास्त ट्रांसमिशन दिखा रहा था तो अचानक दिखाया गया कि 2 खूबसूरत नौजवान जो हैं वो स्टेडियम में आ रहे हैं और माइका थर्टन उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और उन लेके आ रहे हैं। तो जब देखा गया तो पता चला ये तो इमरान खान के साहबजादे। और उसके बाद चिरागों में रोशनी रही, पीटीवी छट हो गया और जनाब इश्तार चलने हो गए। पता नहीं वो कमर्शियल पेड भी थे कि नहीं थे, लेकिन ठगाठग कमर्शियल चलने शुरू हो गए क्योंकि इमरान खान के बेटों की गुफ्तगू दिखाई जा रही थी। और फिर कमेंट्री बॉक्स में जो इमरान खान के बच्चों से गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूँ बड़ी तारीखी गुफ्तगू हुई। माइका थर्टन ने उनसे पूछा कि भैया आपके वालिद साहब अब इतनी मुश्किल में हैं, आप क्या उनके बेटे हैं, कैसा फील करते हैं? तो उसमें सुलेमान ने कहा कि देखें, मैं जब छोटा था ना तो मेरा बाप ये कहता था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि मैं पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म कर दूं और ये जो लुटेरे हैं इन लोगों को ख़त्म कर दूं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था। और आज मेरा बाप जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिन तकलीफ़ों को झेल रहा है और वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए झेल रहा है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं एक बड़े आदमी की औलाद हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स के लिए इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं होता कि उसकी औलाद उसके ऊपर फ़ख्र करे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब के जो वो हैं उनके ऊपर अगर ईमानदारी से कुरान रखा जाए तो क्या कहा जाए कि आप फ़ख्र कर सकते? या आप सॉरी, चले मैं किसी के ज़ाती है, वो उनके फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे, उनके बड़े बुज़ुर्ग, उनका मामला, मुझे शायद ये वाली मिसाल नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये मिसाल इस तरह तो बनती है कि लोगों को अगर आप बाहर निकल के
ये कहें कि जी आप हलफ दे सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब करप्ट नहीं है, तो आपको 100 में से एक बंदा नहीं मिलेगा जो आपको हल्फ दे। लेकिन जब आप इमरान खान के लिए पूछेंगे ना कि क्या आप इमरान खान के लिए हल्फ दे सकते हैं कि वो क्या कहते हैं करप्ट नहीं है, तो मुझे यकीन है कि 100 में से 100 बंदे ये कहेंगे कि हाँ इमरान खान करप्ट नहीं है। ये किसी शख्स की क्रेडिबिलिटी होती है, ये किसी शख्स की कामयाबी होती है। एनीवे, इमरान खान के साहबजादों को जिस तरह उन लॉर्ड्स के अंदर इस्तकबाल किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी चंद दिन पहले बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा गया है और उसमें उन्हें कहा गया कि जी बरतानिया खामोश क्यों है इमरान खान की सेहत के हवाले से। आप एक बात जहन में रखें कि अगर यूरोपीय यूनियन इमरान खान के हवाले से ये फैसला दे देती है कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, तो आप समझ लें कि आपका जो GSP प्लस है ना वो ख़तरे में पड़ सकता है। बरतानिया का मैंने आपको बताया, बरतानिया बहुत दिनों से इमरान खान की रिहाई या उनकी हॉस्पिटल मुंतकली के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर का मैंने बार बार दावा किया, जिसकी कहीं से कभी भी तरदीद नहीं आई, कि बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान आए, इमरान खान से मिल के गए और शायद उन्हें इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई थी कि जी इमरान खान को जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। हाँ, ये अटैम्प्ट हुई, इस अटैम्प्ट के पीछे मेरा ख्याल है वही वादा था जो हुआ था, और इस अटैम्प्ट के पीछे मोहसिन नकवी साहब का वो वादे थे जो उन्होंने PTI की क़यादत से किए हुए थे। लेकिन जिस तरह उन वादों की नफ़ी की गई, अब यहीं से बात आगे बढ़ती जा रही है, तो मैं बजाय ये कि मैं वो पैरावाइज आऊँ, मैं इसी बात को आगे लेके बढ़ रहा हूँ कि मुझे फिर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह हुआ वो आपके सामने है। अब मैं बार बार कोई गल कही जाए जी मरियम साहिबा ने यूँ किया, मरियम साहिबा ने यूँ किया, या वो उससे ऐसा लगता है कि वाहिद मरियम साहिबा इस सिस्टम के अंदर एक ऐसी खातून है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी वापस करा सकती हैं, जो ताकतवरों के डिसीजन को भी वापस करा सकती हैं, और वो जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन मेरे भाइयों यहाँ पे ज़रा ब्रेक मारें। हो सकता है कि इसी तरह ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो कायनात का निज़ाम है वो लोगों की मर्ज़ी और ख्वाहिश से नहीं चलता। कल भी मैंने आपको नेपाल के सैलाबों की वो दिया, आप वो फुटेज देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कायनात जब मिटाने पे आती है तो 1 सेकंड लगता है ऐसे करके। अलकारिया तुम अलकारिया, वो खड़खड़ाने वाली क्या है, वो तब समझ आती है जब इंसान के सामने वो मौत आके खड़ी हो जाती है। जिस तरह पलक झपकते में ऐसे करके पानी ने पूरा तलिया मेट कर दिया, और फिर जब नया मंजर बदला तो वहां ऐसे लग रहा था कि यार कभी कोई मारते ही नहीं थी। यही वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह डराता है कि तुम पे वो वक्त आना है, और क़यामत कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क़यामत तक जिंदा हूँ, उससे पहले क़यामतें आ जाती हैं। ये भी एक क़यामत है उन ताकतवरों के लिए जिनके हाथ से इक़्तिदार ऐसे मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाता है। बहरहाल, ये जो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई है 3 कैदियों की तरफ से कि जी हमें भी आप शिफ्ट करें, क्या कहते हैं, शफा में हम अपना इलाज खुद करा लेंगे, हमारा ये है वो है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कानून किसी कैदी को भी इस बात की इजाज़त देता है कि उसका हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए और वो अगर अपने पल्ले से करा सकता तो बिल्कुल होना चाहिए, कतन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जेलों के जो अस्पताल हैं उनको भी अपग्रेड करना चाहिए, उनके अंदर भी ये सब कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे पता चले कि हाँ भाई वो जो लोग अंदर हैं वो हैं तो पाकिस्तान का ही हिस्सा। मैंने जेल काटी हुई है 3-4 दिन, मैं को मतलब है ना समझना कुछ चर्च भेज दिया पड़ेगा ऐसा, ये को कब्ज़ा ग्रुप था। मैं मेरे इलाके में एक सरकारी स्कूल था, उसके ऊपर एक ताकतवर ने कब्ज़ा कर लिया था और मैं को 17 साल का था। अब मैंने जनाब उसके ख़िलाफ़ टिका के तकरीर की, लोगों को इस सतह के ऊपर उकसाया कि लोगों ने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया और हमने वहाँ इस क्लासेस शुरू करा दी दोबारा। वो बहुत डांटा था, बहुत ही डांटा था, आपकी सोच से ज़्यादा डांटा था। उसने उसी रात ही सब पे पर्चे करवाया, सबको गिरफ्तार करवा दिया, भाई भी आपका शामिल था, 4-5 दिन जेल काट के आया। सो मुझे पता है कि जेल के अंदर कितनी मिजरीज होती हैं, मैंने देखी हुई अपनी आंखों से। तो हॉस्पिटल के जो जेल के हॉस्पिटल है उनको भी तो हमें अपग्रेड करना चाहिए ना। ये पैसे कहाँ चले जाते हैं जो इतने रिफॉर्म्स के नाम पे आते हैं। एनीवे, मैं जो अपना चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, पिम्स में जो कुछ भी गुज़िश्ता रोज़ 2 दिन पहले हुआ उसकी तो तकलीफ़ की चीखें अभी तक मेरे दिल में, आपके दिल में है। साहिब औलाद जितने भी हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। उस आदमी के जुमले में नहीं सुन सकता जिसने कहा कि 4 साल बाद मेरा बेटा हुआ, अल्लाह ने ले लिया। वो माएँ जो नर्सरी में बच्चे थे और नर्सरी के साथ ही वो गायनी वार्ड था जहाँ पे वो माएँ अपने बच्चों को नर्सरी में रख के बैठी थी। आप वो सीन सोचेंगे ना तो आपको थरथरी काम करना लगने आ जाएगी।
कि जब वहां आग लगी तो वो माएँ जो बेड से हिल नहीं सकती कैसे भागी होंगी अपने बिलखते जिगरों को बचाने के लिए, और वो हाथ मलती रह गई होंगी क्योंकि दरवाजे बंद थे। अब उसके बाद ब्लेम गेम शुरू हो गई, इस्तीफा दे दो, ये फला दे दो। वो मुस्तफ़ा कमाल का एक मैं देख रहा था हामिद मीर साहब के, उसने हामिद मीर साहब ने दावा किया कि जी उन्होंने तो रिज़ाइन लिख के दे दिया था वज़ीर आज़म को। अब सवाल ये कि वज़ीर आज़म ने वो रिज़ाइन कबूल क्यों नहीं किया? वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब इससे डर रहे कि मैं कबूल करूँ रिज़ाइन, उत्तो मैनू कह देंगे तू भी रिज़ाइन कर दे, फिर तेरी आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने जनाब हमारे बंदे का रिज़ाइन कबूल कर लिया? जो मुझे लग रहा है अब इतलात ये है कि जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है वो कहती है भाईजान 14 बच्चे, तो ये कह रहे हैं उस वार्ड में तो 40 बच्चे थे, तो झूठ किस चीज का बोल रहे हैं? किससे गाली थे? सच बोल दो, किसी बात में तो आप एक सच बोल दे कि भाई 14 नहीं 40 बच्चे थे। और दूसरी बात यह कि वजीर आजम क्यों नहीं इस बात का जवाब देते कि उनके पास एक रिपोर्ट पड़ी है जिसमें यह लिखा हुआ था कि आग लगने की सूरत में यहाँ पे बचाव का कोई इम्कान नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं देगा, कोई भी इस बात को वो नहीं करेगा कि जनाब अली वजीर आजम साहब इस बात को क्लैरिटी नहीं देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर जिस शख्स के पास ये रिपोर्ट गई और जिस शख्स ने ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि जी अगर यहाँ पे हादसा होता है तो कोई ऐसा वो मौका नहीं है जहाँ से निकले, वो सब मुजरिम है। सबसे पहले तो वजीर आजम को सवाल का जवाब देने, अगर मोहम्मद मालिक इमरान खान के सामने बैठ के कह सकते हैं कि जी मैं किसका गिरबान पकड़ूंगा अगर ऐसा हुआ, तो मैं भी कह सकता हूँ कि शहबाज साहब मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा। आपके पास वो रिपोर्ट थी और उस पर आपने कभी अमल नहीं किया, उसके को सामने रख के आपने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। बहरहाल इस दरख्वास्त के हवाले से जो असल बारी गेम ये है कि कहा यह जा रहा है कि इस दरख्वास्त से हुकूमत एक बड़ी गेम ये खेल रही है कि ये दरख्वास्तें हाई कोर्ट से फिर चली जाएंगी आईनी अदालत में। आईनी अदालत ये कह देती है अगर कि जी किसी भी कैदी को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने पैसों से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सबको जेल में ही इलाज होना चाहिए, तो इमरान खान के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब ये हुकूमत की नई चाल है इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। चले ठीक है, आप रोक लें इमरान खान के लिए, इस तरह रास्ता रोक लें। वैसे तो मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले इमरान खान को वुज़रा जो थे वो पिम्स मुंतकिल करने के का जोर लगा रहे थे, और अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इमरान खान पिम्स मुंतकिल हो गए होते तो ये कितनी बड़ी साजिश बन जाती। अल्लाह ने इमरान खान को बचाना है। जब मौला ना मौला मारे तो मौला नीचे मरता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या जले जिसे रोशन बुझे, क्या वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सो इमरान खान की नो रबदियाँ रखा ने, लेकिन इस कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को अगर आप समझे तो फिर आपको लगेगा कि यार बात में कुछ वजन है। अब आ जाएंगे असल चीज़ की। तब इमरान खान नवाज शरीफ साहब का बड़ा मशहूर नारा था वोट को इज्जत दो। उन्होंने वोट के फिर वो छितर फेरे वोट दूँ कि वोट भी चिकन लग पे भाईजान मैनू वो इज्जत दो ना दो, मैनू साह ते लैन दो। और फिर जनाब अली ताज़ा तरीन वो अब जो नारा मियाँ साहब की तरफ से मुझे लगता आया वो है कि वोट पे थूक दो। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह उन्होंने हुकूमत बनाई वो तो पहले वो ही काबिल शर्म है, जिसमें पीटीआई को आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, जिसमें पीटीआई को पार्टी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें पीटीआई से आपने निशान तक छीन लिया। उसके बाद रही से कसर आपने जनाब अली झुरलू फेर के कर दी। पीपल्स पार्टी चीखती रही कि जनाब अली ये तो सारा इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन की तरह हो रहा है, फॉर्म 47 को जिताया जा रहा है। वैसे आपस की बात है, मैं आज अपनी आंखों से एक जगह बैठा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें नवाज शरीफ, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के जो इलेक्शन थे उस दौरान उन्होंने रिगिंग के मुझे दिखाया कि ये देखें ये ठप्पे लगी हुई किताबें वीडियो में, और बहुत कुछ दिखाया। तो मेरे तो पैरों के थले ज़मीन निकल गई कि यार हम कौन सी कौम है जिन्हें साढ़े जो हम पे बैठे हुए लोग हैं खुद को लीडर कहते हैं, लीडर हूँ मैं, वट लीडर हूँ मैं। और आलम यह कि इखलाकियात को थोड़ी सी असूल पसंद ये को नेड़े से नहीं गुजरी। अब नवाज साहब ने वोट पे थूक दो का नया मुजाहरा किया और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन जैसे वैसे जीते। उसके बाद तो वो कोई ये थी कि वो वहाँ से किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नॉमिनेट करेंगे जो अवाम के वोट लेके आया होगा, अवाम का हकीकी तर्जुमान होगा। लेकिन उन्होंने टेक्नोक्रेट की सीट पे मुंतखब होने वाले इफ्तिखार गिलानी जो इलेक्शन हार चुके, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है
यानी आप अंदाजा करें, वोट को थूक दो, वोट पे थूक दो का अमली मुजाहरा कि जिस शख्स को अवाम ने वोट नहीं दिए और जिस शख्स को अवाम ने इस काबिल नहीं समझा कि वो असम्बली का रुकन बने, नवाज शरीफ ने उसको वजीर आजम बना दिया आज़ाद कश्मीर का। और जनाब अली वो अब एक आधे दिन में हल्फ उठा लेंगे। खैर, नवाज शरीफ साहब का टेक्निकली बनता ही है, जब वो अवाम वो वोट को इज्जत नहीं देते तो जो अवाम है वो भी तो उन्हें इज्जत नहीं दे रही। नवाज शरीफ साहब कहीं से नहीं जीते। शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा को, मेहर शराफत, वो एक नौजवान लड़का है और उसने हरा दिया। 22-23 हज़ार वोट उसको मिले, 10 से कम मरियम साहिबा को मिले, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। और उसके बाद जनाब अली जो भी हुआ वो आपके सामने है। कहते हैं कि उनकी फैमिली को मेहर शराफत की पहले ही बता दिया था कि आप जो मर्जी करें, ये सीट तय हो चुका है कि मरियम साहिबा को मिलनी है, क्योंकि उन्होंने आगे जाके वज़ीर आला बनना है। और इस बात को अगर कोई समझे मेरी बात को चैलेंज करना, तो वो जावेद लतीफ़ का इंटरव्यू सुन ले जो उन्होंने दिया है, और जिस तरह उन्होंने क्या कहते हैं उसमें एतराफ़ किया कि जी हम तो कुछ जीते ही नहीं, 8 फरवरी को हम तो इलेक्शन हार चुके हुए, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था और हमें ज़बरदस्ती जिताया गया। फिर वो तो तहरीक अदम एतमाद से शुरू होते हैं कि काश इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो गुलामी की आखिरी हदों को ना जाती। काश नवाज शरीफ साहब 9 फरवरी को जो तकरीर थी वो कुछ और करते। तो एंकर ने पूछा कि क्या करते, तो वो हंसके कहा, उन्होंने कहा कि रहने दो। वो विनिंग स्पीच जो तैयार करके बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब, और फिर जो उनके गले पड़ी वो तकरीर, काश वैसे ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब को ये जब से वो आए हैं 3 ऐसे मौके मिले जिसमें नवाज शरीफ साहब अपने सारे धोने धो सकते थे। 8-9 फरवरी को अगर वो ये ऐलान कर देते कि मैं हार गया हूँ और ये सीटें नवाज शरीफ इमरान खान को मिल गई, आप यकीन करें नवाज शरीफ का कद इतना बड़ा हो जाता कि आप सोच नहीं सकते। नवाज शरीफ की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन वोट पे थूक दो वाला असूल जो था ना, वो वहाँ काम आया। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जुल्लू जिस तरह फेरा गया, फिर जिस तरह मुस्लिम लीग नून को जिताया गया, उस पर काश नवाज शरीफ साहब रिएक्ट कर जाते और कहते कि मैं ऐसी फतह नहीं लेना चाहता जो मेरे खाते नहीं पड़ी हुई, तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी वोट पे थूक दिया। खैर, जब वो इंग्लैंड से आए थे तभी उन्होंने वोट पे और आइन पे और कानून पे थूक दिया था, तभी तो आए थे, और अदालतों ने भी खैर उनको फिर रास्ता फराहम किया। लेकिन फिर एक मौका उन्हें और मिला। अगर वो इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली के मौके पे एक ट्वीट कर देते कि मैंने जो वो 4 दिन पहले फरमाया था कि इंतखाबी क्या नाम है सियासी रंजिशों को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, और मैं मजाक नहीं किया सी, मैं सीरियस था, और इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकली पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अपनी बेटी को भी कह देते कि यार आप इस मसले पे सियासत ना करो, तो शायद उनका कद बुलंद हो जाता, लोगों के अंदर उनके लिए बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो मौका भी गवा दिया। और अब सूरत हाल ये कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आखिरी बार ताज़ा तरीन उन्होंने वोट पे थूक दिया, और उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिसे कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको इस काबिल नहीं समझा था कि उसे पार्लियामेंट में भेजा जाए, उसको वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। जबकि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने शदीद मुश्किल हालात में भी, और पिछली दफ़ा फ़ारूक हैदर जैसे लोग जिन्होंने इमरान खान नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा था, और उन्होंने आखिरी दम तक मज़ामत की थी। लेकिन शायद मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून में इज़्ज़त जो है का मेयार कुछ और है।